Good morning, students. So, as I taught you in the previous class, that we had begun with the topic Contemporary South Asia. In this topic, I taught you what is South Asia. So, do you remember that? South Asia means Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka. This region is a separate region. In the north, it is separated by Himalayas, and the other separation is with the vast Indian Ocean. On the other side, there is Arabian Sea, and in the south, there is Bay of Bengal. So, this region is naturally a separate region. This region have their own linguistic, social, कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, मैंने आपको समकालीन साउथ एशिया के बारे में पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका आते हैं। यह क्षेत्र एक प्राकृतिक रूप से ही अलग सा क्षेत्र है। एक तरफ हिमालय है तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर है तो दूसरी तरफ हिंद महासागर। ये सब चीज़ें इसको एक अलग प्रायद्वीप बनाती हैं। इसकी अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपना सामाजिक रहन सहन है। इस चैप्टर में ही हमने पढ़ा था कि और ये ज़्यादातर जो देश हैं वो कभी ना कभी यूरोपीय उपनिवेशवाद का शिकार रहे हैं। इस चैप्टर में हमने जाना था कि किस प्रकार पाकिस्तान में लोकतंत्र के उतार चढ़ाव देखने को आते रहे हैं। साथ में हमने वो कारण भी किए थे। वी हैव डन द कॉजेज ऑफ अप्स एंड डाउन्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। In this, I taught you the social dominance of military. Second point was Pakistan conflicts with India. Third was pro-democratic sentiment in the country. Next was courageous and relatively free press. And there is a lack of genuine international support for democratic rule. तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में लोकतंत्र का उतार चढ़ाव देखने को आता रहा है बार बार, जिसके लिए कुछ कारण थे। सबसे पहली बात तो वहाँ पर जो मिलिट्री है उसका सामाजिक रुतबा है, सामाजिक प्रभाव है। वहाँ के जो मनी लैंडर्स हैं, क्लर्जीज हैं, लैंड ओइंग हैं, वो सब मिलिट्री रूल चाहते हैं। सेकंड, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के भारत के साथ विवाद हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, इसलिए भी वहाँ के लोगों को लगता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो कमज़ोर होती है। एक्सेप्ट दैट देयर इज़ अ लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को भी लगता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्रात्मक शासन नहीं होना चाहिए। देन वी हैड डन द टॉपिक डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दैट बांग्लादेश ऑल्सो वॉज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इट वॉज नोन एज East Pakistan, but it was partitioned in 1971 on the issue of language. The people of this region were speaking Bengali, although they were Muslims. But Western Pakistani government was imposing Urdu language and Islamic culture on them. So they led a movement under Sheikh Mujib ur Rahman and demanded autonomy for the eastern region. Later on, Sheikh Mujib got elected in this region, but he was arrested. And military rule under the Yahya Khan was being started there. Thousands of people were killed by Pakistani army, and this led a large-scale migration to India.
which created a huge refugee problem in India, and Indian government had decided to help them. East Pakistan became independent with the help of India, and Bangladesh became a democratic country. They had followed secularism, democracy and socialism. तो आप जानते ही हैं, जब हमने बांग्लादेश क्राइसिस पढ़े कि बांग्लादेश जो है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा था। इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। यहाँ के लोग बंगाली बोलते थे और इस्लाम के फॉलोवर्स थे, इस्लाम को मानते थे। जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो वहाँ पर उर्दू भाषा लागू रखना चाहता था और इसी बात को लेकर वहाँ पर मुख्य विवाद उठे। शेख मुजीबुर रहमान के लीडरशिप में उन्होंने अपना आंदोलन छेड़ दिया। बाद में शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीत गए, पर पश्चिमी पाकिस्तानी याहिया खान की सरकार ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और इनके हिस्से में मिलिट्री तैनात कर दी, जिसमें लाखों बांग्लादेशी मारे गए। लगभग 80 लाख बांग्लादेशी उस समय दौड़कर भागकर भारत आ गए। भारत ने इनको आज़ादी की लड़ाई में मदद किया और पाकिस्तान से अलग हिस्सा होकर ये क्या बन गया, बांग्लादेश। आज के समय में बांग्लादेश एक लोकतांत्रिक देश है। We are going to begin with our new topic, that is monarchy and democracy in Nepal. Dear student, I just want to tell you that Nepal is the only Hindu kingdom in this region. Nepal was a Hindu kingdom in the past and then a constitutional monarchy in modern periods for many years. Throughout this period, the political parties and common people of Nepal have wanted a more open and responsive system of government. But the king, with the help of army, retained full control over the government and restricted the expansion of democracy in Nepal. तो जैसा मैंने आपको बताया ही है कि नेपाल क्या है, एक हिंदू देश है। नेपाल में राजा का शासन था, परंतु धीरे धीरे जब सब देशों में लोकतंत्र आया तो नेपाल में भी लोकतंत्र लाने की बात कही गई। लोगों ने मूवमेंट किया, आंदोलन किया, बिकॉज दे वांट डेमोक्रेसी इन देयर कंट्री। इसके तहत राजा जो थे वो कुछ छूट देने को तो राज़ी हो गए, परंतु वो जिस तरह का लोकतंत्र दे रहे थे उसमें राजा का हर तरह का हस्तक्षेप था और राजा के पास अपनी आर्मी होती थी। वो सरकार पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता था और डेमोक्रेसी के प्रसार में भी रोक लगी हुई थी। Student, I just want to tell you one thing, that in Nepal the power was divided between 3 groups. The one group which was helping king, monarchy. The another group which want democracy in the country. And there was third group as well, which were known as Maoist. These Maoists were against democracy and they got support from China. तो देखा जाए तो नेपाल में 3 तरह के समूहबंदी हो चुकी थी। एक समूह जो राजा का शासन चाहता था, एक दूसरा समूह जो लोकतंत्र चाहता था और एक तीसरा समूह जो माओवादी थे और चीन की सहयोग ले रहे थे। इन तीनों में बहुत बार जो माओवादी थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर का तरीका अपनाते थे। दे यूज्ड गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स एंड दे ट्राइड टू अटैक ऑन किंग्स आर्मी। समटाइम they attacked the Democrats also. So there was a triangular struggle in Nepal. The king accepted the demand for the new democratic constitution in 1990. In the wake of strong pro-democracy movement, however, the democratic government had a short and a turbulent career. During the 90s,
The Maoists of Nepal were successful in spreading their influence in many parts of Nepal. They believed in armed insurgency against the monarch and the ruling elite. This led to a violent conflict between the Maoist guerrillas and the armed forces of king. So as I told you, there was a triangular struggle. For some time it was a triangular struggle. जब राजा ने लोकतंत्र देने की बात भी कर ली 1990 के आसपास, क्योंकि देश में लोकतंत्र के लिए आंदोलन चल रहे थे, तो वहाँ पर लोकतंत्रात्मक सरकारें लाई गई, परंतु ज़्यादा ये सरकारें नहीं चली क्योंकि इन्हें राजा का सपोर्ट नहीं था। इसी दौरान जो माओवादी थे उन्होंने नेपाल के बहुत सारे हिस्सों पर अपने कब्जे कर लिए। उनकी राजा की सेनाओं के साथ लड़ाइयाँ होती थी और एक समय ये जो लड़ाई थी, जो विवाद था, ये त्रिकोणीय विवाद बन गया। The demands of Maoist was to establish communist rule. In 2002, the king abolished the parliament and dismissed the government, thus ending even the limited democracy that exercised in Nepal. तो जब ये संघर्ष बहुत बढ़ गया तो राजा ने 2002 में जो सरकार थी उसे भंग कर दिया और जो बची कुची लोकतंत्र था, बची कुची डेमोक्रेसी थी, वो भी पूरी तरह ख़त्म हो गई। You have studied about SPA in class 10th, 7-party alliance, the power struggle in Nepal. ये आपने पढ़ा हुआ है 10th में। So I'm repeating the same topic. In April 2006, there was a massive country-wide pro-democracy protest. The struggle pro-democracy forces achieved their first major victory when the king was forced to restore the House of Representatives that had been dissolved in April 2002. 2006 में नेपाल में सभी दलों ने, सभी 7 पार्टीज़ ने एक आंदोलन छेड़ दिया, एक मैसिव स्ट्राइक छेड़ दी। इस स्ट्राइक में वहाँ पर लाखों लोग रोज़ काठमांडू में इकट्ठे होने लगे और पहली बार माओवादियों ने भी इनकी मदद की। ये लोग, इनकी संख्या कभी 3 से 4 लाख पहुँच जाती थी। शुरू में इन्होंने 3 डेज स्ट्राइक का आह्वान किया, पर लेटर ऑन जो स्ट्राइक थी इट मूव्ड ऑन, ये चलती गई। तो किंग को क्या करना पड़ा? ही हैज़ टू गिव परमिशन फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस and which were being dissolved in 2002. This largely non-violent movement was led by 7-party alliance as well as Maoist as well as the socialist, the social intellectual section of the society have also joined it. So पूरा समाज एक साथ हो गया, whether they were educated, uneducated, जो भी थे सब ने एक साथ हाथ जोड़ लिए। But Nepal's transition to democracy was not complete. At a moment, Nepal is undergoing a unique moment in its history because it is moving towards the formation of Constituent Assembly that will write the constitution for Nepal. Some sections of Nepal were still thinking that a nominal monarchy is necessary for Nepal to retain its link with the past. The Maoist group have agreed to suspend the armed struggle. They want the constitution to include the radical programs of social and economic restructuring. All the parties in SPA were not agree with the program. The Maoist and some other political groups were also deeply suspicious of Indian government and its role in the future of Nepal. तो नेपाल का जो पावर स्ट्रगल था वो अभी पूरा नहीं हुआ था क्योंकि इनको अपना संविधान बनाना था। जो माओइस्ट थे वो अपना आंदोलन छोड़ने के लिए तैयार हो गए और
उन्होंने ये चाहा कि जो संविधान है उसमें तरक्की के आर्थिक और राजनीतिक रास्ते अपनाए जाएं। बहुत सारे लोग भारत को भी एक शक की निगाह से देखते हैं कि नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और भारत इसमें अपना हस्तक्षेप करता है। बट फाइनली नेपाल became successful in writing its own constitution. Presently, Nepal is a democratic country. It has the youngest constitution of the world. At the moment, Nepal is a complete democracy and is running successfully. The PM of Nepal is KP Sharma Oli. So this is all about Nepal. So we are going to begin with another country, that is Sri Lanka. This also you have studied in class 10th. You come to know that in Sri Lanka there are the people who are living in Sri Lanka. They are Tamils, but they are originated from India. ये वो तमिल थे जो प्रवासी मज़दूरों के नाम पर जो थे वो श्रीलंका भेज दिए गए थे। श्रीलंका आज़ाद हो गया और आज़ादी के बाद श्रीलंका ने अपने आप को एक लोकतंत्रात्मक देश घोषित किया, लेकिन वो तमिलों को बराबर का दर्जा नहीं दे पाया। You know that Sinhalese are the main people there who are Sri Lankans, and they have adopted Sinhala as a national language. They have specially alienated Tamils because knowing Sinhala was made compulsory for the government jobs. Higher education was also given in Sinhala. So these were the some issues. We are going to begin with the topic. We have already seen that Sri Lanka has retained democracy since its independence in 1948. But it faced a serious challenge not from military or monarchy, but rather than the ethnic conflict leading to the demand for succession by one of the regions. मैंने आपको बताया ही है, यहाँ पर जो वन रीजन है जिसकी एक समस्या डेवलप होती रही वो थे श्रीलंकन तमिल्स. After its independence, the politics of Sri Lanka, at that time it was known as Ceylon, was dominated by the forces that represented the interest of majority Sinhala community. They were hostile to a large number of Tamils who had migrated from India to Sri Lanka and settled there. This migration continued even after independence. तो लाखों की संख्या में जो तमिल्स थे वो भारत से माइग्रेट होकर कहाँ गए? श्रीलंका. और यह आज़ादी के बाद भी चलता रहा. The Sinhala nationalists thought that Sri Lanka shouldn't give the concessions to the Tamils because Sri Lanka belongs to Sinhala people only. जैसे भारत में तो सभी धर्म के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को बराबरी दी गई है, बल्कि अल्पसंख्यकों को खास छूट दी जाती हैं, पर श्रीलंका के सिन्हला लोगों ने माना कि श्रीलंका सिर्फ उनका है. वो तमिलों को किसी भी तरह की बराबरी देने को तैयार नहीं थे. द निग्लेक्ट ऑफ तमिल कंसर्न लेड टू अ मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म. और तमिलों के साथ जब बराबरी नहीं हुई तो तमिलों ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला दिया. From 1983 onwards, a militant organization known as Liberation Tigers of Tamils Eelam had been fighting an armed struggle with the army of Sri Lanka and demanded a Tamil Eelam or a separate country for Tamils of Sri Lanka. The LTT controlled the northeastern part of Sri Lanka. तो 1983 से ही तमिलों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला जिसे LTTE के नाम से जाना जाता है. Initially it was a student organization
which want a separate Tamil land for them. The Sri Lankan problem involve people of Indian origin. ये तो आप जानते ही हैं कि तमिल जो थे वो भारत से संबंधित थे. And there is a considerable pressure from the Tamil people in India that the Indian government should protect the interest of Tamils in Sri Lanka. तो भारत के सरकार के ऊपर भी लगातार एक दबाव बना हुआ था कि भारत की सरकार को तमिलों के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए. The government of India from time to time tried to negotiate with the Sri Lankan government on the Tamil question. और हमारी सरकार तमिल मुद्दे पर लगातार श्रीलंका सरकार के साथ बातचीत का रास्ता अपना रही थी. But in 1987, the government of India for the first time directly involved in Sri Lankan Tamils question. इंडियन गवर्नमेंट ने 1987 में तमिल मुद्दे पर सीधा सीधा हस्तक्षेप कर दिया. इंडिया साइंड एन अकॉर्ड विद श्रीलंका एंड सेंट ट्रूप्स टू स्टेबलाइज द रिलेशंस बिटवीन श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड द तमिल्स. भारत की सरकार ने एक शांति सेना भेजी और इस सेना का नाम था IPKF यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, जिसका काम यह था कि वो तमिलों और श्रीलंकन सरकार के बीच में मध्यस्थता का काम करेगी. बट इवेंचुअली द इंडियन आर्मी गॉट इनटू अ फाइट विद LTTE. द प्रेजेंस ऑफ इंडियन ट्रूप्स वर ऑल्सो नॉट लाइक्ड मच बाय द श्रीलंकन्स. लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं, सेना मध्यस्थता कराने गई थी, बट इट हैड टू फाइट विद LTTE. LTTE ने भारतीय सेना पर भी आक्रमण करने शुरू कर दिए. इसके अलावा जो अन्य श्रीलंकाई लोग थे उनको भी भारतीय सेना का श्रीलंका में हस्तक्षेप पसंद नहीं आ रहा था. They saw this as an attempt by Indian to interfere in the internal affairs of Sri Lanka. So, in 1989, the Indian peacekeeping force IPKF pulled out of Sri Lanka without attaining its objective. 1989 में हमने अपनी शांति सेना वापस बुला ली. The Sri Lankan crisis continues to be violent. और ये समस्या बढ़ती ही गई. जैसा कि आपको पता ही है, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी was assassinated on 21st May 1991 by LTTE. भारत के पूर्व प्रधानमंत्री 1991 में 21 मई के दिन LTTE के ह्यूमन बॉम्ब ब्लास्ट में कोयम्बटूर में मारे गए थे, जबकि वो एक चुनाव प्रचार के लिए गए थे. However, the international actors, particularly the Scandinavian countries such as Norway and Iceland, have been trying to bring the warring groups back to the negotiation. And they helped the Sri Lankan government. In spite of ongoing conflict, Sri Lanka has registered considerable economic growth and reached the high levels of human development. इन सब समस्याओं के अलावा श्रीलंका की आर्थिक प्रगति काफ़ी अच्छी है. अभी श्रीलंकन सरकार ने एयर रेड्स करके LTTE के ठिकानों को टारगेट किया है. कुछ साल पहले श्रीलंकन गवर्नमेंट ने टारगेट किया LTTE के बंकर्स को. इवन इन लोगों के जो बंकर्स थे वो समुद्र के अंदर भी बने हुए थे. इन विच LTTE चीफ प्रभाकरन was been killed by the Sri Lankan Air Force. Presently, Sri Lankan Tamils are confined to some camps, Tamil camps, and it was been told that the living conditions are not good there.
Most of the Sri Lankan Tamil women and children are living in the camps, and males were being killed during the air raids. So, it is the first country in the region to liberalize the economy, and it has had the highest per capita gross domestic product for many years, right through the civil war. Despite the revenge of internal conflict, it has maintained a democratic political system. अपने इतने सारे उतार चढ़ावों के बावजूद श्रीलंका इस क्षेत्र का पहला राज्य है जिसने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। श्रीलंका में जो पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी अच्छी है, और आज श्रीलंका जो है वो अपने लोकतंत्र को बचाने में कामयाब रहा। इसके प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं। 11th में भी आपने पढ़ा था दैट श्रीलंका इज़ अ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। वहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इट इज़ नोन एज अ सेमी प्रेसिडेंशियल system. So this ends our today's lecture. Please do the needful, do the assignment regularly which is given to you. It will be helpful to you to understand the topic. If you feel any problem, you may call me any day between 5 to 6. Thank you.